अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा यार, ये इतने मैसेज आप लोगों ने मुझे किए हैं। मैं आपको ये बात पहले समझा दूँ, पेपर तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। एक बात ध्यान में रखनी है, मैंने आपको पहले बताया है कि इट्स ए टेंटेटिव पेपर। ये पेपर ओरिजिनल एम डी कैट पेपर हो, ये लाजमी नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास कहीं से पेपर आया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये बच्चों को सॉल्व करवाएं। अगर मेरे सवाल लगेंगे उनको फ़ायदा होगा, नहीं लगेंगे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब मैं आपके सामने क्या करूँगा, मैं आपके सामने इसका सवाल पढ़ता जाऊँगा, ऑप्शन पढ़ता जाऊँगा, जवाब नहीं बताऊँगा, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए इसको खुद सॉल्व करें। और की मैं इसके आखिर में या तो उसकी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा या डिस्क्रिप्शन में की का लिंक रख दूंगा, वहाँ से आप उसको फिर मैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो बस आइए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इजैकुलेटरी डक्ट फाउंड बाय द यूनियन ऑफ, यानी जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स के यूनियन से बनती है। ऑप्शन ए टेस्टीज एंड एपिडिडाइमस, ऑप्शन बी एपिडिडाइमस एंड वाल्स डेफरेंस, ऑप्शन सी वाल्स डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, एंड ऑप्शन डी सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। अब अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ध्यान से पढ़ा है, डक्ट सिस्टम ध्यान से पढ़ा है, तो आप इसके जवाब दे लेंगे। ऑलराइट, चले आंसर क्वेश्चन नंबर 2। A small rounded circular body present in the nucleus is, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी सर्कुलर बॉडी होती है, वो क्या होती है। ए न्यूक्लियोपोर, बी न्यूक्लियोलस, सी क्रोमोसोम या डी राइबोसोम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसके जवाब सही देंगे और जवाब दीजिए, आखिर में आंसर की से मैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें, जब भी आप सवाल देखा करें ना, ड्यूरिंग लाइक सवाल के, ये जो ड्यूरिंग वाले सवाल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं या 3 ऑप्शन सही है, अब आपने पढ़ के चूज करना है कि ज़्यादा ऑप्शन गलत हैं तो सही पूछ रहा है, ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो गलत पूछ रहा है। राइट, जैसा इसको हम पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ए ऑप्शन ए बैंड रिमेन सेम, बी आई बैंड इन लार्ज, सी आई जोन वाइडन्स, डी सार्कोमियर रिमेन अनचेंज। अब देखें, जब मैंने 4 ऑप्शन पढ़े तो मुझे अब ये समझ में आ गई कि इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, तो एक ऑप्शन सही है। तो आपने चूज करना है, सही ऑप्शन कौन सा है वो आप चूज कर लीजिएगा। हम जब इसको की में से मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने सही चूज किया गलत किया। और राइट, सोडियम पोटेशियम पंप परफॉर्म्स, यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है। ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूवमेंट कराता है इसकी। बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट कराता है। सी डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करवाता है। और डी ऑस्मोसिस, क्या ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट करवाता है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो इसका जवाब इसके नाम में ही मौजूद है, वो आप की से मैच कर लीजिएगा अपने जवाब को। राइट जनाब, नंबर 5, हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इनहिबिट एफएसएच एंड कॉजेज एवोल्यूशन बाय रिलीजिंग एलएचएस। अब ये चूंकि टाइपिंग एरर हुआ है तो ये एवोल्यूशन नहीं है, इट्स ओव्यूलेशन। ऑलराइट, यानी वो कौन सा हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एफएसएच को इनहिबिट करता है और ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है बाय द रिलीज ऑफ एलएच। ठीक हो गया। क्या वो एलएच हार्मोन खुद है, क्या वो एफएसएच है, क्या वो ईस्ट्रोजन है, क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है। अब अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ध्यान से पढ़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके जवाब आता होगा। ध्यान में रखना है कि ये जो आपके सामने चीज़ आ रहा है, ये जो एवोल्यूशन वाला जिसका ऑप्शन लगा हुआ है, ये गलत है। इट्स ओव्यूलेशन नॉट एवोल्यूशन। ऑलराइट, चले क्वेश्चन नंबर 6, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कंट्रीब्यूट, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करता है। ए साइटोप्लाज्म, बी टेल, सी एक्रोसोम या डी न्यूक्लियस। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म अपना कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब बड़े मजे से दे लेंगे। और राइट, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज, यानी पॉजिटिव फीडबैक जो रेयर होते हैं, नेचर में कम होते हैं, इनमें से कौन उसकी एग्जाम्पल है। और राइट, टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी वो जो टेम्परेचर को आपकी बॉडी रेगुलेट करती है वो उसकी एग्जाम्पल है। बी चाइल्ड बर्थ थ्रू ऑपरेशन, यानी एक को खातून है, उनको नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही है, उनको सिजेरियन सेक्शन के जरिए बेबी बॉर्न करवाया जा रहा है, वो है। सी ऑस्मो रेगुलेशन, क्या ऑस्मो रेगुलेशन है। और डी चाइल्ड बर्थ थ्रू विजाइना, यानी जो बर्थ कैनाल है उसके थ्रू जो चाइल्ड बर्थ होती है वो उसकी एग्जाम्पल है। तो इसका जवाब आप दे लेंगे मुझे लगता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, यानी ओवम जब ओवरी से निकलता है तो आपने उसको यूट्रस से ट्रांसपोर्ट करना है। ये ट्रांसपोर्ट किस चीज़ के थ्रू होती है। ए ओवरी, बी फैलोपियन ट्यूब, सी यूट्रस और डी सर्विक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब आपको पता होगा क्या है, तो आंसर की से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो आपको पता है एक वायरस है,
तो पार्ट ऑफ HIV डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट लिम्फोसाइट इज, यानी HIV का जो स्ट्रक्चर है उसका कौन सा पार्ट उसने लिम्फोसाइट से लिया है। ऑलराइट, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। ए DNA, बी कैप्सिड, सी एनवेलप या डी मैट्रिक्स। तो अब आपने अगर वायरसेस की लाइफ साइकिल पढ़ी और वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मैं की में दूंगा, आप उसको मैच कर लीजिए। ऑलराइट, नंबर 10, एंजाइम और एंजाइम्स प्रेजेंट इन HIV इज और आर। अब देखें इस तरह के सवाल होते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, इसलिए वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपको एंजाइम के साथ ये S और इसके साथ ये R भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपने एक ऑप्शन भी नहीं सोचना है, एक से ज़्यादा भी सोचना है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ए प्रोटीएज, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी इंटीग्रेज या डी ऑल। तो अगर आपने HIV का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप इसके जवाब मजे से दे लेंगे। और राइट, HIV इफेक्ट्स आर, HIV हमारी बॉडी के किस सिस्टम को इफेक्ट करता है? ए इम्यून सिस्टम, बी इनेट इम्यून सिस्टम, सी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, डी पैसिव इम्यून सिस्टम। सी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर ना ओरिजिनल पेपर के नज़दीक कोई पेपर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना बड़े ये टेक्निकल, बड़े ये लॉजिकल सवाल हैं। देखें इसमें इम्यून सिस्टम भी ठीक है, आपको लग सकता है इनेट इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम, जहाँ पे ऐसे ऑप्शन हो जहाँ पे एक जैसे ऑप्शन हो कंफ्यूजिंग होते हैं, और कंफ्यूज करने के लिए आपको MD कार्ड लिया जाता है, क्योंकि जो लोग कंफ्यूज नहीं होते वही सही सवाल टिक करते हैं और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो उसका जवाब अगर आपने सही पढ़ा है तो जवाब दे लेंगे आप लोग, नहीं तो की से मैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, when enter in host cell HIV genome that is viral RNA becomes DNA। यानी जब HIV होस्ट सेल में एंटर होता है तो आप जानते हैं HIV इज एन RNA वायरस, तो वो RNA वायरस अपने जीनोम को DNA में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट करता है, क्या एक्शन है? ए इंटीग्रेज, बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी प्रोटीएज या डी DNA पॉलीमरेज। आपको पता है इसी वजह से HIV वायरस को रेट्रो वायरस भी कहा जाता है ना। कौन सा एंजाइम है, मैंने इतनी बड़ी हिंट आपको दे दी है, मेरे ख्याल है आप इसको, अब तो आप इसको कर ही लेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, बैक्टीरियल राइबोसोम आर डैश यूकैरियोटिक राइबोसोम। यानी जो बैक्टीरिया के राइबोसोम है उनकी को फीचर पूछा जा रहा है कि वो यूकैरियोटिक राइबोसोम के मुकाबले में क्या है? स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम, लार्जर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम, सेम एज यूकैरियोटिक राइबोसोम, या नन ऑफ द अबव। अच्छा, ज़्यादातर ये रिसर्च प्रूवन बात है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जिनमें नन ऑफ द अबव का ऑप्शन मौजूद होता है ना, नन ऑफ द अबव कभी सही ऑप्शन होता नहीं है। 95 to 98% केसेस में नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होता नहीं, इसमें भी करेक्ट आंसर नहीं। तो आप देखिएगा, इसके जवाब दीजिएगा, फिर हम उसको अपनी की से मैच करेंगे। ऑलराइट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया विल हैव ग्रेटर पैथोजेनिसिटी इफ हैव, यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा बीमारी फैलाएंगे अगर उनके पास क्या हो? ए DNA, बी राइबोसोम, सी कैप्सूल या डी सेल वॉल। तो इसके जवाब आपको पता होगा, जवाब दीजिए की से मैच कीजिए। ऑलराइट, 15, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय, यानी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ए फिशन, बी मल्टीपल फिशन, सी एंडोस्पोर फॉर्मेशन या डी नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पर है, और फिशन भी है, मल्टीपल फिशन भी है, तो थोड़ा सोचेंगे जवाब मिल जाएगा इसका, नहीं तो की से मैच तो आपने करना ही है इसको। ऑलराइट, क्वेश्चन 16, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनको हम APCs कहते हैं, मैक्रोफेजेस, ओ सॉरी, ऑप्शन सही ऑप्शन मुंह से निकल गया। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज अनदर नेम फॉर ए मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, सी बेसोफिल, डी न्यूट्रोफिल। अब चूंकि फ्लो में मेरे मुंह से ऑप्शन सही निकल ही है तो आपको इसका आंसर तो यही होगा, तो मैच करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, अब मैं आगे जरा ज़्यादा एहतियात करूंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आप समझते हैं ना कि जो दूसरों के जैसा नहीं है उसको निकाल दीजिए। ए न्यूक्लियस, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्गी बॉडीज, डी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको अगर हम थोड़ा गौर करें ना, तो एक इसमें ऑप्शन ऐसा है जो कि बाकियों से अलग हो रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है, और वो आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया ना? तो उसके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 18, न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, यानी वो जो जहाँ न्यूरॉन मसल से मिलते हैं वहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर कौन होता है, क्या होता है? ए सेरोटोनिन, बी डोपामिन, सी ग्लूटामेट या डी एसिटाइलकोलिन। तो इसका जवाब भी आप दीजिएगा, ये तो आसान सवाल है, आपके जवाब दे लेंगे होपफुली। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड आपको पता है एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगी बात। इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड न्यूरॉन्स ए कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड, न्यूरॉन्स को दोबारा स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता। बी स्टिमुलेटेड विद वीक स्टिमुलस, वीक स्टिमुलस से ही उनको स्टिमुलेट किया जा सकता है। सी कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड विद पावरफुल स्टिमुलस। एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा उसको
सेलेक्ट करने के चक्कर में आगे चला गया हूँ। ये आ गया, यस। स्टिमुलेटेड विद पावरफुल स्टिमुलस और डी स्टिमुलेटेड इजीली। तो अगर आपने नर्व इम्पल्स जनरेशन वाला प्रोसेस टॉपिक ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप इसको बड़े मज़े से कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल एक जनाब अली ईजी क्वेश्चन है। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ ब्रेन एक्ट एज लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज सेंटर, यानी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है? ए इमिगडाला, बी हिपोकैम्पस, सी हाइपोथैलेमस, डी हाइपोथैलेमस। तो ये तो आसान सवाल ही आप कर लेंगे मुझे उम्मीद। ऑलराइट, 21, आर मोटर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, हमारे बॉडी की जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब या ऑक्सीपिटल लोब? तो वो आप देख लीजिएगा, आपको जवाब इसका आता होगा। क्वेश्चन 22, व्हेन वी लिफ्ट चिल्ड्रन अप, जब हम बच्चों को ऐसे उठाते हैं ऊपर, वी कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर्स ऑफ आर्म एंड रिलैक्स एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म, हम फ्लेक्सर जो होते हैं आर्म के उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो एक्सटेंसर होते हैं उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं। दिस इज अचीव बाय नॉर्मल फंक्शन ऑफ, देखिए ना कितना प्यारा सवाल है ना, इसीलिए मैंने कहा ना मुझे लग रहा है ये पेपर, आपके एग्जाम के पेपर मुझे लग रहा है। तो इसको कैसे अचीव करते हैं? ए सेरिब्रम के थ्रू करते हैं, बी सेरिबेलम के थ्रू करते हैं, सी मेडुला के थ्रू या डी पॉन्स के थ्रू? बहुत अच्छा सवाल है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रेस हार्मोन इज अ टर्म यूज्ड फॉर, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन को बोलते हैं? ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनालिन, सी कॉर्टिसोल या डी एडीएच? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको जवाब दे लेंगे बड़े आराम से। स्ट्रेस हार्मोन तो मशहूर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 24, कैल्सिटोनिन इज एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एंटागोनिस्टिक हार्मोन के दो पेयर, एक तो अब मैं बताऊंगा फिर उसलिए हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा, मजा नहीं आएगा। ए इंसुलिन है, बी पीटीएच, आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन। देखें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे ऊपर ये एडीएच लिखा हुआ है या पीटीएच लिखा है, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल फॉर्म लिखी जानी चाहिए, आगे वाले ब्रैकेट में उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दें। तो एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नम्स वाले पेपर में भी इस तरह की 2-3 गलतियां थी, मैंने पॉइंट आउट की थी, अगर आपको याद हो तो पीटीएच इज पैराथायराइड हार्मोन, सी थायरोक्सिन, डी एल्डोस्टेरोन। अब आप उसके जवाब आपको पता ही होगा, तो उसके जवाब दे दीजिएगा। राइट, चले आगे चलते हैं। ऑलराइट, विच हार्मोन यू वुड एक्सपेक्ट टू राइज आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हैविंग मील, आपने खाना खा लिया है, 2 घंटे बाद अगर आप अपने ब्लड का सैंपल लेंगे, क्योंकि हार्मोन ब्लड में ही होते हैं, तो कौन से हार्मोन का लेवल आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा? ए ग्लूकागॉन, बी एडीएच, सी 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 के, अब ये देखें ना, ये एडीएच सी सी के कोलिसिस्टोकाइनिन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, डी इंसुलिन। तो उसका जवाब दीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26, इन आवर ब्लड ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ए ऑक्सी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बी ऑक्सी ग्लोबुलिन की फॉर्म में, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, डी डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ इसके जवाब ज़्यादातर लोग जो है वो सही देंगे। वैन एग्जामिनिंग अंडर माइक्रोस्कोप मायोसिन इज सराउंडेड बाय, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं एक्टिन मायोसिन को, मसल कॉन्ट्रेक्शन के प्रोसेस को, तो मायोसिन को कितनी एक्टिन ने सराउंड किया होता है? 2 एक्टिन, ए बी 4 एक्टिन, सी 6 एक्टिन, डी 8 एक्टिन। तो ये इसके जवाब आप दीजिएगा। बोन्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट इज बोन्स की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? ए पेरिकार्डियम, बी पेरियोस्टियम, सी पेरिटोनियम, डी पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये तो आसान है, मुझे लग रहा है आप जवाब दे लोगे इसका। 29, रिमॉडलिंग ऑफ बोन इज अ फंक्शन ऑफ, जो बोन रिमॉडलिंग होती है वो फंक्शन है किसका? ए ऑस्टियोब्लास्ट, बी ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट सॉरी, सी ऑस्टियोसाइट, डी पेरियोस्टियम। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जो रिमॉडलिंग का मतलब होता है कि अगर बोन की फिगर डी फिगर हो रही हो, खराब हो रही हो, शेप खराब हो रही हो, उस शेप को ठीक करना, तो ये कौन करता है वो आपको बताइए। ऑलराइट, विच सेल ऑर्गेनेल एक्ट एज सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम टू वर्क, यानी इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम के लिए काम करती है कि राइबोसोम उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के सुकून से काम करते रहे? ए गोल्जी बॉडीज, बी आर ई आर, अब देखें ना, फिर आर ई आर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस सी आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नहीं करना चाहिए था इनको, फुल फॉर्म लिखना चाहिए था। 12, डी न्यूक्लियस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब आप दे लेंगे। Alright, now we have question number 31. One chain of insulin has 20 and other has 31 amino acids. Total number of peptide bond insulin are, अब देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमें दोनों चेन्स को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 51, बी 50, सी 49, डी 48। अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान में रखना, दोबारा बता रहा हूँ, उसके सही करना है तो एक चेन को अलग देखना, दूसरी चेन को अलग देखना, तब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आएंगे। Alright, question number 32. Oral cavity is the site of
ओरल कैविटी से आप क्या क्या काम कर सकते हो? ए टेस्ट सेंसेशन कर सकते हो, बी केमिकल डाइजेशन कर सकते हो, सी मैकेनिकल डाइजेशन कर सकते हो, या डी सब काम कर सकते हो? जवाब आपको बताया, जवाब आप देख लेना। ऑलराइट 33, कार्टिलेज दैट प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज, आपको पता है जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं दे आर लाइंड बाय अ कार्टिलेज, जो कि वहां पर फ्रिक्शन रिड्यूस करने की और शॉक एब्जॉर्प्शन के काम में आती है। अब वो कौन सी कार्टिलेज? नाम बताना, मेरे मुंह से स्लिप होने वाला। वो कौन सी कार्टिलेज है? ए इलास्टिक, बी फिब्रस, सी हायालाइन, डी या नन ऑफ दिस? आपको अभी मैंने क्या बताया कि जिन क्वेश्चन में नन ऑफ दिस होता है 95 to 98% वो आंसर नहीं होते हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो वो आप देख लीजिएगा, की से मैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34, प्राइमरी oocytes आर ए हैप्लॉइड सेल्स, बी डायप्लॉइड सेल्स, सी मैच्योर गैमेट्स, डी गैमेट स्टेम सेल्स। तो अब आपको इसके जवाब पता है, आप जवाब दे दीजिएगा इसका, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन आवर सेल इज, हमारे सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? ए राइबोसोमल आरएनए, बी मैसेंजर आरएनए, सी ट्रांसफर आरएनए, या डी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये ठीक हो गया, एक मिनट मैं को यहीं पे करेक्ट कर दूं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, इसका ताल्लुक किसी सेल ऑर्गेनेल की टाइप से। अब आप उसके जवाब दे दीजिएगा, पूरा मैंने आपको हिंट ही दे दिया, जवाब ही बता दिया समझे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज, हमारी जो रेस्पिरेशन ना ब्रीदिंग, उसका मेन मसल कौन सा है? ए इंटरकॉस्टल मसल, बी डायफ्राम, सी चेस्ट मसल, डी एब्डोमिनल मसल। अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, आप चुटकी बजाते इसके जवाब दे देंगे, ठीक है। चला आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच न्यूरोट्रांसमीटर अमंग द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल? पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को इनहिबिट करने वाला, न्यूरॉन के फंक्शन को डिप्रेस करने वाला इनमें से कौन है? ए डोपामिन, बी एसिटाइलकोलिन, सी निकोटिन, डी ग्लूटामेट। अब वो अगर आपने नर्व इंपल्स जनरेशन ध्यान से पढ़ी है तो आपके जवाब दे लेंगे। ऑलराइट, स्पाइन स्किन पेंटा रेडियल सिमेट्री, इसको हम एक पीछे कर देते हैं, अब से हो गया। इसको भी एक पीछे कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया। स्पाइन स्किन पेंटा रेडियल सिमेट्री वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा ऑल पॉइंट वर्ड्स, वो सब किसकी तरफ इशारा करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मॉलुस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, या फाइलम निमेटोडा? अगर आपने फाइलम के डायग्नोस्टिक फीचर पढ़े हैं, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाइलम्स के सिर्फ डायग्नोस्टिक फीचर पढ़िएगा और कुछ ना पढ़िएगा, तो आप इसको जवाब मजे से देंगे। ऑलराइट, लेमार्क बिलीव्स इन, वो जो आपने थ्योरी पढ़ी है लेमार्क की, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेमार्क किस चीज में बिलीव करता था? ए यूज एंड डिसयूज ऑर्गन में, बी एनवायरमेंटल इफेक्ट में, सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में, या डी सब में? तो अगर आपने एवोल्यूशन में लेमार्क की थ्योरी पढ़ी तो आपके जवाब देंगे मदद से। ऑलराइट, इन क्रैब साइकिल टोटल डैश NADH2 आर प्रोड्यूस, यानी क्रैब साइकिल में, एक क्रैब साइकिल में कितने NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? A2, B3, C4, D5। ठीक हो गया, तो आपको पता है, वो साइकिल आपके जहन में होगी, आप देख लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। ऑलराइट, in light reaction of photosynthesis ATP are formed when hydrogen ions या protons passes through, यानी वो जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ से गुजरेंगे तो ATP बनेंगे? ए ATP सिंथेज से, बी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, सी प्लास्टोसाइनिन से, या डी NADP रिडक्टेज से? वो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको जवाब पता है इसका, आप इसको जवाब दीजिएगा, ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 42, ओहो ये तो बड़ा आसान सवाल है भाई। टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आ रहा है, देखो ये बड़े चक्कर बात है, इन्होंने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यूज किया है लफ्ज, वो जो कॉमन नाम है, कॉमन टर्म है, वो इस्तेमाल नहीं की। तो A2, B4, C6, D8। टोटल नंबर पूछे, याद रखना, नेट नहीं पूछे, टोटल पूछे, जहन में रखना, भूलना नहीं। राइट, 43, मिनरल रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ डिपॉजिट होते हैं? ए किडनी, बी इंटेस्टाइन, सी बोन, डी स्टमक? ये तो बड़ा आसान सवाल है कि जवाब आप दिलोगे, मुझे पता है आप होशियार हो माशाल्लाह। चलो जी 45, अच्छा 44 बाद में आ रहा है, 45 पहले आ रहा है, उल्टा सीधा हो गया, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग नॉर्मल फादर इफ डॉटर इज हीमोफिलिक? अगर एक बेटी है वो हीमोफिलिक है तो उसके फादर के नॉर्मल होने के चांसेस कितने हैं? ए 0%, बी 25%, सी 50%, डी 100%। एक बात जहन में रखना मेरी, एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत प्रेशर होते हैं, एंट्री टेस्ट में कोई जवाब नहीं देना है जेनेटिक क्रॉस का विदाउट डूइंग द क्रॉस इटसेल्फ। क्रॉस किए बगैर जवाब ना देना, मेहरबानी करना, ठीक है। इसके जवाब आसान है, वो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ऑलराइट, 44, if Mr. X with homozygous blood A marries with Mrs. X with homozygous blood B, then all of the offspring will
विल हैव ब्लड, तो एक का ब्लड होमोजाइगस ए है, दूसरे का होमोजाइगस बी है, बड़ा आसान है ये तो इनका जवाब क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप ए होगा, बी ब्लड ग्रुप बी होगा, सी ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या डी ब्लड ग्रुप ओ होगा। वो आप जवाब दे लेंगे। लो भाई तुम्हारे मजा आ गए, ये तो क्वेश्चन तुम्हें 68 नहीं 69 मिल गए, 45 दो मरतबा आ गए। ऑलराइट, erythroblastosis fetalis occur when wife has dash while husband has dash RH blood group। erythroblastosis fetalis पता है ना आपको, जहाँ पे वो जो बेबीज होते हैं उनके RH फैक्टर पे मदर की एंटीबॉडीज हमला कर देती है ना। हिंट दे दी है मैंने, बाकी तुम जवाब दे देना। ए पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, सी नेगेटिव नेगेटिव, डी नेगेटिव पॉजिटिव। आसान है, थोड़ा सोचना जवाब आ जाएगा। 46, it is experimentally proven that the pathway of ascent of sap is, ये बात एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दी है कि ascent of sap को करवाने वाला जो पाथवे है वो क्या है? ए xylem, बी फ्लोएम, सी स्टोमेटा, डी हाइड्रोथॉट्स। ठीक है। अच्छा, ये 47 वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको असर्शन क्वेश्चंस कहते हैं, असर्शन मेथड वाले क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको एक सवाल दिया जाता है, उस सवाल में आपके स्टेटमेंट होते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर बायोलॉजिकल ओपिनियन इज करेक्ट? स्टेटमेंट ए, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट टू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन लोअर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ दो स्टेटमेंट है। ये इंडिया में जो नीट के एग्जाम्स होते हैं ना, नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, बट ये पाकिस्तान में तो मैंने कभी देखे नहीं है इससे पहले। अगर ये पेपर और वाकई सही पेपर है तो ये एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है, बड़ा जंप फॉरवर्ड है, एक नई तरह के एमसीक्यू वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ए बोथ स्टेटमेंट ए एंड टू आर करेक्ट, बी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट, सी स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। तो ये तो अब आप देखिएगा, जवाब दीजिएगा, नहीं तो की समझ कर लीजिएगा। क्वेश्चन 48, स्मॉलर लिपिड soluble molecules diffuse faster through cell membrane, but to move water soluble molecules through cell membrane certain dash transport dash are needed। वाटर soluble चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन से मूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं भाई? ट्रांसपोर्ट डैश चाहिए होते हैं, ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होते हैं, बी ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, सी ट्रांसपोर्ट लिपिड चाहिए होते हैं, या डी ट्रांसपोर्ट फास्फोलिपिड चाहिए होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसके जवाब आप मदद दे लेंगे, आसान जवाब है इसका। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 49, विसरा आर वेरियस ऑर्गन विच आर फाउंड इन आवर बॉडी कैविटीज। विसरा वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी कैविटीज के अंदर पाए जाते हैं। विसरा सप्लाइड बाय विसरल नर्वस सिस्टम, विसरा को विसरल नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, और विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, तो ये किसका पार्ट है? ए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, बी ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सी ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या डी ये किसी का भी पार्ट नहीं। अब देखें ये चीज़ गलत है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पेपर में ये ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होना चाहिए था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होना चाहिए था, फुल फॉर्म होना चाहिए था। ये शॉर्ट फॉर्म तो बंदे को ना कंफ्यूज ही करते हैं, नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 50, इफ्रेंट, इफ्रेंट समझ दो ना आप लोग, इफ्रेंट मतलब जाने वाली। इफ्रेंट नर्व फाइबर्स ऑफ इफ्रेंट नर्वस सिस्टम कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम, जो इफ्रेंट नर्व फाइबर होती है वो इंपल्स कहाँ कैरी करती हैं? इफेक्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर्स। अब ये आपने अगर इसको पढ़ा है ध्यान से तो आप इसके जवाब मजे से देंगे, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें से कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है? ए इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालसिस, बी स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, सी ड्राई स्किन विद नो स्वेट, डी मोर यूरिन प्रोडक्शन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद करो, आसानी से जवाब दे दोगे इसका, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन 52, विच इफ एनी, यानी इनमें से क्या अगर कोई है तो, अमंग द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से क्या फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है अगर इनमें से कोई है तो? ए स्लोज हार्ट बीट, promote pancreatic secretion, B increase secretion of sweat gland and intestinal gland, C accelerate heartbeat, dilate pupil, D reduces blood pressure, decrease peristaltic activity। थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सोचेंगे, जवाब मिल जाएगा आपको, आसान जवाब। ऑलराइट, 53 में एक डायग्राम है, बड़ी जबरदस्त डायग्राम है। द गिवन फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल A to E। इसमें A B C D E पार्ट लेवल है, और इसमें आपने देखना है ऑप्शन में, और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ताकि वो आप कर सकें। वो आप देख लीजिएगा, ये आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये अब आपको सही समझ में नजर आ रहा होगा, ये आप देख लीजिएगा। राइट, चलें। क्वेश्चन नंबर 54, मोल्स हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट
डैश गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देखें ये बड़ा मजे का सवाल है। मजे का सवाल इसलिए है कि अब आपको कुछ पता नहीं है कि मोल्ड हाफ लाइफ लीव एक्सपेरिमेंट क्या है, बट जब गैस की बात आ रही है तो यू कैन आंसर इट कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है। पूरा मैंने आपको हिंट दे दिया है। हिंट क्या दे दिया समझिए, मैंने पूरा सवाल ही आपको सॉल्व कर दिया है। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी वाटर। अब तो इसका जवाब आप दे ही देंगे मुझे लगता है। और राइट, ये इसकी सारी अरेंजमेंट आगे पीछे हुई हुई है, तो मैं साथ साथ कुछ सही भी करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया जनाब अली। तो क्वेश्चन नंबर 55 है जी, चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली मैचेस विद रिस्पांस। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिस्पांस करता है अपने मैच, अपना कौन सा ऑप्शन अपने रिस्पांस के साथ मैच करता है। स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन होते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, थाइलेकोइड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, स्ट्रोमल लेमिली सिंथेसिस करता है एनएडीपी के। तो वो आप देख के जवाब दीजिएगा, आपको उसके जवाब पता होगा। राइट, विजिबल लाइट, धूप की बात हो रही है, सनलाइट की। विजिबल लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड कंसिस्ट ऑफ रेज हैविंग wavelength in the range of 400 to 800 nanometer, 500 to 2600 nanometer, 380 to 750 nanometer and 650 to 760 nanometer। अब देखें एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका, एक और भी तरीका होता है, उसमें होता है कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज को जो है वो निगलेक्ट करते हैं। मिसाल तो भाई यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, देखें बाकी सारे 408 तो समझ में आ रहा है, 350 तो 750 तो समझ में आ रहा है, 650 ये समझिए क्लोज क्लोज वैल्यूज है ना। मगर देखें ये एक बिल्कुल ही एक ऑफलाइन वैल्यू आ गई ना, 500 तो 2600। अब ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत होगा। तो जब भी एमसीक्यू सॉल्व किया करें तो इस तरह की एक्सट्रीम वैल्यूज को कट ऑफ कर दिया करें, वो सही नहीं होती है। ठीक हो गया, देखो टिप भी देता रहा हूँ साथ साथ में। राइट, क्वेश्चन नंबर 57, ह्यूमन लंग्स हैव काउंटलेस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्विलाई, एयर सैक्स। दिस इज द फैक्ट दैट अलाउ लंग्स टू हैव, यानी हमारे पास करोड़ों की तादाद में जो एल्विलाई हैं उसका हमें होने का क्या फायदा है। ए, मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, बी, मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, सी, मोर नर्व सप्लाई टू कीपिंग लंग्स वर्क टू कीप लंग्स वर्किंग, डी, मोर स्पंजी टेक्सचर फॉर कीप लंग इन प्रॉपर शेप। अब इसका जवाब आप देख के जवाब दीजिएगा, आसान है बिल्कुल। ऑलराइट, a person breathing normally at rest and takes in and out approximately half a liter, ये लीटर एल टी ई आर होना चाहिए, स्पेलिंग की भी मिस्टेक्स हैं, हर पेपर में होती हैं, ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच ब्रेथ, देन दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ, ये जो हाफ लीटर एयर वो सांस ले रहा है और निकाल रहा है, ये इनमें से किसकी डेफिनेशन है। ए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी, टाइडल वॉल्यूम, सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या डी, वाइटल कैपेसिटी। आसान सवाल है, आप जवाब दे लोगे इसका मजे से। ऑलराइट, ओ भैया एक और बड़ा जबरदस्त सवाल है। The given figure shows a diagrammatic representation of exchange of gases at the alveoli and the body tissue with the blood and transport of oxygen and carbon dioxide. Identify the blood vessels A to D. देखें blood vessel A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। आपने बताना है कि इसमें से ये जो ऑप्शन आपके सामने आ गए चारों में रख दिए कि वेसल A कौन सी है, B कौन सी है, C कौन सी है, D कौन सी। बहुत अच्छा सवाल है और जिसने पढ़ा है इसको सिर्फ वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक हो गया, चले। Question number 60. A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. एक बंदा है, उसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और उसको फॉरन ब्लड की जरूरत है। His one doctor friend at once offer his blood without checking for blood group compatibility. उसी का कोई डॉक्टर दोस्त था, उसने फौरन कहा कि आप मेरा खून ले लीजिए और उसको खून लगाना शुरू कर दीजिए, और उसको उसने ब्लड ग्रुप चेक कराने की जहमत भी नहीं की। व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, वो जो डॉक्टर साहब हैं जो ब्लड ऑफर कर रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ए, ब्लड ग्रुप बी, बी, ब्लड ग्रुप ए बी, सी, ब्लड ग्रुप ओ, या डी, ब्लड ग्रुप ए। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और वही जवाब दे सकता है जिसने इसको प्रॉपर पढ़ा हुआ हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट इन द केस ऑफ इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेसेस। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, अगर आपको किसी को इमरजेंसी में खून देना पड़ जाए तो इनमें से आप किस ब्लड को सारे ब्लड दे सकते हैं। ए, ए बी, 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 सी, ग्रुप ए, डी, ग्रुप ओ। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा इसका। ऑलराइट, क्वेश्चन 62, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो इफ एनी, यानी इनमें से अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो वो आपने चूज करनी है। ए, lymph is a colorful and it has hemoglobin but no RBC. All right. B, it contains specialized lymphocytes which are responsible for immunity of the blood. अच्छा, इनकरेक्ट की बात हो रही है, बड़ा आपने ध्यान रखना होता है जब आप सवाल पढ़ते हैं ना, तो इस तरह के अल्फाज से बड़ा गौर क्या करें, जैसे लिखा हुआ इनकरेक्ट,
तो ये पूरे सवाल का मतलब चेंज कर देता है। मैं इसको सही करने वाला था, हालांकि ये तो करेक्ट उसका ऑप्शन है। देखिए मैंने आपको हिंट भी दे दी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। ऑलराइट, सी lymph is an important carrier for nutrient and hormones. D fats are absorbed through lymph in the lateral present in the intestinal villi. अब इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपने चूज करना है, वो आप देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। आसान सवाल है। 63 the given figure illustrates a section through the human heart. ये जनाब वाली आपका ह्यूमन हार्ट है। Which level part represents side of generation of action potential in human heart? इनमें से कौन से लेवल पे इंसान का हार्ट करंट जनरेट करता है? ए, बी, सी और डी। जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। 64 मसल्स ऑफ हार्ट आर मायोजेनिक इन नेचर, यानी जो हार्ट के मसल है ना, मायोजेनिक से मुराद होती है जो अपनी कॉन्ट्रेक्शन खुद जनरेट कर सकते हो। रेट ऑफ हार्ट बीट थ्रू मसल कॉन्ट्रेक्शन डिटरमिन्ड बाय, यानी वो रेट जिससे हार्ट धड़केगा वो कौन डिटरमिन करता है? ए परकिंजी फाइबर, बी पैपिलरी मसल, सी एवी नोड, डी एसए नोड। तो ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल आप इसका जवाब देख लीजिएगा। 65 saturated fatty acid possesses dash bond between carbon and atoms and dash at room temperature. हाँ जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे सॉलिड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे सॉलिड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे लिक्विड होंगे, या डबल बॉन्ड होंगे लिक्विड होंगे। ये तो आसान सवाल है, आप जवाब दे लोगे इसका। एक और जेनेटिक क्रॉस का सवाल आ गया, और मैंने आपको समझाया है क्रॉस बनाए बगैर जेनेटिक क्रॉसेस के जवाब नहीं देने हैं। 66 albinism are recessive autosomal character represented as small a. Presence of gene for melanin production is dominant and represented with capital A, and absence of gene is recessive character represented by small a. इसमें इन्होंने आपको की भी दे दी है कि जो नॉर्मल होगा वो कैपिटल ए होगा और जो एल्बिनो होगा वो स्मॉल ए होगा। What are the chances of having albino son if carrier woman marries a carrier male? एक कैरियर खातून है, उसने कैरियर मेल की शादी कर ली, उनके बच्चों में एल्बिनो बच्चे होने का चांस कितने परसेंट है? क्रॉस करके जवाब देना। 0%, 25%, 50% या 100%। आसान सवाल है, आप जवाब दे लोगे इसका। ऑलराइट, माइलिन शीथ इन सीएनएस इज प्रोड्यूस बाय, सीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीएनएस और पीएनएस में माइलिन की प्रोडक्शन डिफरेंट है। तो माइलिन प्रोडक्शन इन सीएनएस इज प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन इटसेल्फ, न्यूरॉन खुद बनाते हैं, श्वान सेल बनाते हैं, एस्ट्रोसाइट बनाते हैं, या ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं। थोड़ा सा भी नर्वस सिस्टम ध्यान से पढ़ाओगे ना, कर लोगे। लास्ट सवाल, ड्यूरिंग रास, अब देखो ना ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसे जो नहीं लिखना चाहिए। इट्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा है ना आप लोगों ने, रास सिस्टम। तो यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए ना, एग्जाम वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूरिंग रास सिस्टम एंजियोटेंसिनोजिन इज अ प्रोटीन विच कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिनोजिन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 बाय, यानी इनमें इसको कौन कन्वर्ट करेगा? ए एल्डोस्टेरोन, बी एडीएच, सी रेनिन, डी कॉर्टिसोल। आसान है, अगर आपने रास सिस्टम पढ़ा हुआ तो इजी आप कर लोगे। तो बेटा ये हो गया आपका एमडी कैट का एक्सपेक्टेड पेपर। मैंने आपको पहले कहा कि ये ओरिजिनल पेपर है या नहीं है, बात की कोई गारंटी नहीं है, बट इन केस अगर ये ओरिजिनल पेपर नहीं भी है तो दीज आर एक्सीलेंट क्वेश्चंस, और आप बड़े मज़े से इनकी प्रैक्टिस करके अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हो। तो ये पेपर लो और इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सबको इसके बारे में बताओ। की मैं इसके डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में की लिख दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में की का लिंक रख दूंगा, वहां से लेना ताकि तुम पेपर करो और फिर की से मैच करो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद तुमने क्या आई होगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, अपना काम करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।